कहते हैं, उन्हीं अवसादों के निक्षेप को हिमोड़ या मोरेन के नाम से जाना जाता है। मोरेन के नाम से जाना जाता है। तो हिमोड़ क्या है? ग्लेशियर या हिमनद के द्वारा निक्षेपित अवसादों को हिमोड़ कहते हैं या मोरेन कहते हैं। चौराबाड़ी झील है, उसकी संरचना समझिए कैसा है, कैसी है। पहाड़ भाई, जैसे तो झील की एक दीवार, ये पूरी की पूरी मान लेते हैं कि ये पहाड़ है। तीन तरफ से यह पहाड़ से घिरा हुआ है, यानी कि एक तरफ की दीवार, दो तरफ की दीवार और तीन तरफ की दीवार। ये तीनों जो दीवारें हैं ये पहाड़ से बनी हुई हैं, मतलब ये पर्वत है। और इसका जो चौथा हिस्सा है ये वाला, यह हिमोड़ का बना हुआ है। मतलब कि एक तरफ पर्वत, इधर भी पर्वत, इधर भी पर्वत, और इसके जो सामने का जो हिस्सा है ये वाला, यहाँ पर हिमोड़, यानी कि हिमनद के द्वारा लाया गया अवसाद, यानी कि हिमनद के द्वारा लाए गए कंकर पत्थर, यानी कि अस्थायी एक बांध बना हुआ है। बहुत सारे, जैसे आप कोई नाली है, उस नाली में एक ईंट डाल दीजिए तो नाली के पीछे पानी का जमाव होता चला जाता है। एक दो और ईंट डाल दीजिए और जमाव होता चला जाता है, तो पानी अवरुद्ध हो जाता है, पानी का बहाव रुक जाता है। इसी तरीके से कुछ कुछ चट्टानें, कुछ कुछ कंकर पत्थर जैसी संरचनाओं ने यहाँ पर हिमोड़ की एक दीवार क्रिएट कर दी। दूसरा महीना है जून का। जून का महीना है, गर्मी अपने चरम पे है, आइस मेल्टिंग वैसे भी होती है, बर्फ का पिघलना जारी है। इस ग्लेशियर का के अंदर पानी पिघल रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है। यह झील पूरी तरह से पानी से भर गई, पानी से भर गई। महीने में पानी से भरी हुई झील के ऊपर वृष्टि प्रस्फोट की घटना हो जाती है। स्फोट की घटना जैसे ही होती है, पानी का आयतन इस झील में बहुत ज्यादा हो जाता है, पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। तो पानी अब इधर भी फोर्स लगाएगा, इधर भी लगाएगा, इधर भी लगाएगा, इधर भी लगाएगा। लेकिन तीनों तरफ जिस तरफ पहाड़ है उस तरफ पानी फोर्स लगाकर या दबाव लगाकर भी कुछ कर तो पाएगा नहीं। तो हुआ ये कि पानी के दबाव के चलते ये मोरेन का जो हिस्सा था, मोरेन वाला जो किनारा था, ये पूरा का पूरा टूट गया और सडनली पूरा का पूरा पानी निकलकर बह चला। अब देखिए हुआ, अब हुआ ये कि यहां से जब झील का पानी ये बह के निकल गया, यहां से बहने लगा, ये पानी पूरा निकल के बाहर की तरफ जाने लगा। यहीं पर आपने एक तस्वीर देखी होगी और उस तस्वीर के बारे में बहुत सारी चीजें कही गई, पढ़ी गई, लिखी गई। यह केदारनाथ मंदिर है। ये पानी गया, अब इस पानी ने इस केदारनाथ मंदिर को क्षतिग्रस्त नहीं किया, मंदिर सुरक्षित रहा, मंदिर को कुछ नुकसान नहीं हुआ, जबकि आसपास के सारे इलाके ध्वस्त हो गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। मंजर इतना खतरनाक था कि 5,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। कितने लोगों की मृत्यु हो गई, अभी तक यह डेटा, अभी तक यह एग्जैक्ट नंबर मेरी जानकारी में नहीं आई। यहां पर एक बहुत बड़ा पत्थर था जिसको भीमशिला कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो पांडवों के सबसे पहलवान किस्म के जो भाई थे भीम, उन्होंने ही यह पत्थर ला के रख दिया था और यह पत्थर इतना भारी है कि हिल नहीं पाता है। कोई भी मान्यता, यहाँ पर एक पत्थर है, पत्थर की वजह से अब पानी मंदिर के इस तरफ से और पानी मंदिर के इस तरफ से, दोनों तरफ से पानी, पानी मतलब दो टुकड़ों में बट गया ना। जैसे पानी आ रहा था, रास्ते में पत्थर है, तो पत्थर से टकराकर पानी इधर चला गया, पानी इधर चला गया और फिर आगे जाके पानी मर्ज हो गया। तो पानी आगे जाकर इस मंदाकिनी नदी में मिल गया और मंदाकिनी नदी में जल का स्तर बहुत ज्यादा उठ गया। अब मंदाकिनी नदी के किनारे देखो, एक बात बहुत गहनता से इस चीज को समझिए आप कि 2013 से पहले भी बाढ़ आए होंगे। उत्तराखंड के इतिहास में बाढ़ों का जिक्र नहीं है। उत्तराखंड के इतिहास में अगर हम लोग 50 साल पहले के इतिहास को पढ़ें तो वहां पर कोई भी ऐसी कहानी, कथा है ही नहीं जहां पर जिक्र हो कि उत्तराखंड में बाढ़ से भारी तबाही हो गई, उत्तराखंड में बाढ़ आ गई। ऐसी कहानी क्यों नहीं है? बाढ़ तो आई होगी, बाढ़ तो निश्चित रूप से आई होगी, लेकिन कहानी क्यों नहीं है? कहानी नहीं होने की जो सबसे प्रबल वजह हो सकती है वो ये हो सकती है कि उन आई हुई बाढ़ों से, उन आए हुए फ्लड से कोई मानव को नुकसान नहीं हुआ होगा, मानव की बस्तियां धराशायी नहीं हुई होंगी, मानवीय गतिविधियां विक्षिप्त नहीं हुई होंगी, क्षतिग्रस्त नहीं हुई होंगी, मनुष्य प्रभावित नहीं हुआ होगा। इसलिए उन बाढ़ों का जिक्र इतिहास की किताब में और किताब के पन्नों में नहीं है। हम ये मान के चलते हैं। अब हुआ ये, अब मंदाकिनी नदी में जल का स्तर आप समझ ही रहे हैं बढ़ गया। अब मंदाकिनी नदी को सीधा सा, थोड़ा सा सीधा कर देते हैं। ये मंदाकिनी नदी,
अब मंदाकिनी नदी के किनारे पर ही लोगों ने बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बना रखी हैं, होटल बना रखे हैं, होटल बना दिए एकदम किनारे पर। भाई नदी के किनारे जाने की क्या जरूरत है? नदी में ठीक है पिछले 10 साल में 15 साल में इस कदर की इस भयावहता की बाढ़ नहीं आई है, पानी का स्तर नहीं बढ़ा है, लेकिन नदी में घुस के तुम घर बनाओ, होटल बनाओ, ये बात भी तो ठीक नहीं है। तो अब क्या हुआ, जैसे ही पानी बढ़ा तो पानी बढ़ने की वजह से नदी के किनारों का अपरदन होता चला गया, इन सारी बिल्डिंग्स की जो नींव है वो कमजोर हो गई, घुल गई, और ये पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है ऐसी खड़ी थी वो ऐसी हो, सारी बिल्डिंग इसमें गिरती चली गई और मंजर बद से बदतर होता चला गया, मंजर बद से बदतर होता चला गया। ये सुबह सुबह की घटना थी, लगभग जनसंख्या यहाँ पर सो रही होगी, इसलिए लोगों को पता भी नहीं चला, नुकसान बहुत ज्यादा हो गया। ये फ्लैश फ्लड का भी उदाहरण है, क्योंकि वृष्टि प्रस्फोट का होना, झील के एक किनारे का टूट जाना, पानी का प्रवाहित हो जाना, ये सब झटके से हुआ होगा, एकाएक हुआ होगा, अचानक हुआ होगा, यह बहुत लंबे समय में नहीं हुआ होगा, इसलिए यह फ्लैश फ्लड का उदाहरण है जिसकी वजह से नुकसान बहुत ज्यादा होता है। यह भी घटना हो गई जी। चलिए अब क्या हुआ, उत्तराखंड आपको पता है पर्वतीय क्षेत्र है। अब यहां से जो पानी बह निकला, यहां से जो पानी बह के निकलने लगा तो ढाल है, ढाल के सहारे पानी की गति और तेज, और अभी हमने आपको बताया कि ओक की जगह पे जो पाइन और यूकेलिप्टस के पेड़ लगा दिए गए हैं, जो पानी के प्रवाह को रोकने में अक्षम हो गए हैं, अब ये पेड़ और पौधे भी इस पानी के प्रवाह में टूटकर बहने लगे तो सारे मलबा, चट्टाने, मिट्टी, पत्थर, कंकर, लोगों के आसपास की बस्तियां सब बहती हुई चली गई, और भी भयावह हो गया, सब कुछ बहता हुआ चला गया। रहा था 2013 की बाढ़ का, मंदाकिनी नदी में वह बाढ़ आई थी। 2021 में क्या हुआ है इसको समझते हैं, यहां से प्रश्न पूछे जाने की ज्यादा संभावना है। तो 2013 के बाढ़ के पीछे क्या क्या कारण आप लिखेंगे अगर लिखना होगा तो? नंबर 1 वृष्टि प्रस्फोट, नंबर 2 ग्लेशियल लेक का फट जाना, टूट जाना, नंबर 3 वहां पर प्रजातीय संगठन में बदलाव, नंबर 4 मानवीय अतिक्रमण नदियों के किनारे। ये सारी चीजें रही थी जो बाढ़ को इतनी भयावह या विभीषक या भीषण बनाने में अपनी भूमिका निभा रहे थे। 2021 की बाढ़ की कहानी देखिए क्या है। संरचना हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे। पंचप्रयाग का तो नाम आपने सुना ही होगा। यहां पर एक नदी है विष्णु गंगा, विष्णु गंगा निकलती है, इधर से धौली गंगा निकलती है। यह है विष्णु गंगा, यह है धौली गंगा, और विष्णु गंगा को ही अलकनंदा का नाम दिया जाता है, अलकनंदा। तो अलकनंदा और धौली गंगा मिल जाते हैं विष्णु प्रयाग में। विष्णु प्रयाग है, फिर आगे आके एक नदी मिलती है नंदाकिनी, जिसको कहते हैं नंद प्रयाग। फिर मिलती है एक नदी पिंडर गंगा, जिसको कहते हैं हम लोग रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, सॉरी कर्ण प्रयाग। ये पिंडर नदी है, यह नंदाकिनी नदी है। इसी तरीके से मंदाकिनी नदी जहां पर मिलती है उसे कहते हैं रुद्र प्रयाग। और फाइनली इधर से जो नदी मिलती है मंदाकिनी, तो मंदाकिनी सॉरी यह जो नदी है भागीरथी, भागीरथी और अलकनंदा के मिलन स्थान को कहते हैं देवप्रयाग, देवप्रयाग। यह उत्तराखंड के प्रयाग है, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग। 1 2 3 4 5। फिलहाल हमारा उद्देश्य प्रयागों को बताना नहीं है, तो ये 5 प्रयाग पंच प्रयाग के नाम से जाने जाते हैं। जो प्रॉब्लम हुई थी वो समझिए कहां से प्रॉब्लम हुई थी। धौली गंगा की एक सहायक नदी है जिसको कहते हैं ऋषि गंगा, ऋषि गंगा। धौली गंगा की एक सहायक नदी है ऋषि गंगा। ऋषि गंगा का उद्गम स्रोत माना जाता है एक ग्लेशियर से, उस ग्लेशियर का नाम है नंदा देवी, नंदा देवी ग्लेशियर। तो नंदा देवी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है ऋषि गंगा, ऋषि गंगा धौली गंगा से जाकर मिल जाती है, और वह इस स्थान का नाम है रैनी, या कहीं कहीं लिखा हुआ है रीनी। तो रैनी या रीनी, जो भी आपको नाम समझ में आए वो समझ लीजिएगा। इस तस्वीर को मैं थोड़ा सा और अलग से बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल यहीं पर समझिए आप क्यों मैंने ऐसा बनाया है। मैंने